लेट्स सी स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन? नो मैम अभी तो है। शेयर हो रही है, कोई बात नहीं, अब हो गई। दिख रही है। यस मैम। नहीं दिख रही? यस मैम विजिबल। विजिबल मैम। बेटा दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बता दो। दिख रही है? विजिबल। यस ओके मैम, दिख रही है। तो इंटरनेट। ओके, हेलो अमित। पहली वाली बार student है। मैम वॉइस क्लियर नहीं। ऑफलाइन क्लासेस में ना था। आपकी वॉइस क्लियर नहीं। मेरी वॉइस क्लियर नहीं हो गॉट। ओके, अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। पक्का क्लियर है ना? क्लियर है। ओके, मैं कह रही थी मेरा एक स्टूडेंट होता था जब मैं नई नई टीचर बनी थी। उसका नाम कैफ था। तो जब भी मैं क्लास में एंटर करती थी ना, वो यही बोलता था, गुड इवनिंग मैम जी। वो हमेशा मैम जी करके बोलता था। तो जब मुझे मैसेज करते हो ना गुड इवनिंग मैम जी का, जैसे अमित ने अभी किया, तो मुझे कैफ याद आ गया। बड़ा प्यारा सा बच्चा है वो भी ड्रॉपर है आई थिंक। हाँ, अभी शायद ड्रॉपर है, काफी टाइम हो गया बात हुए। एनीवेज, चलो, हम कर रहे थे चैप्टर एवोल्यूशन, राइट? यस मैम। ये हमने स्टार्ट किया था। और ये अरे कहाँ गया, बहुत ज्यादा पढ़ा लिया था क्या पिछली क्लास में? ओरिजिन ऑफ लाइफ कर रहे थे। ओरिजिन ऑफ लाइफ हमने कर लिया था, हम लोग उसको कंपाइल कर रहे थे जब सेशन खत्म हो गया था, राइट? तो चलो, हम लोगों ने इसमें थ्योरीज पढ़ी थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ की एक कहानी पढ़ी थी कि कैसे यूनिवर्स बना, फिर कैसे धरती बनी। फिर हमने इन थ्योरीज को पढ़ा था, याद है किसी को? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या थी? अरे यस मैम। यस मैम। क्या थी, कोई बता दो। कि मैम सारी स्पीशीज ऐसे ही बनी थी जैसे कि वो आज है, और इवोल्यूशन हाँ, जैसे और कोई इसको कौन बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे? हाँ, एवोल्यूशन ऐसी कोई चीज नहीं है। कौन स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे थे इन्हें? किनका नाम याद किया तुमने? फादर शॉर्ट। फादर सीरीज। फादर जूरिस, गुड। ठीक है, उसके बाद थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस क्या कहती थी और किसने दी थी? मैम और वॉन हेलमैन। कि मैम लाइफ नॉन लिविंग मैटर से भी ओरिजिनेट कर जाती है स्पॉन्टेनियसली। हाँ, वो गंदी शर्ट वाला एग्जांपल उन्होंने दिया था। फिर इनकी धज्जियां उड़ाने के लिए बायोजेनेसिस की थ्योरी किन तीन साइंटिस्ट ने दी थी? रेडी, प्लेंट्री एंड पास्चर। हाँ, और पाश्चर के एक्सपेरिमेंट को किस नाम से जानते हैं? स्वान एक्सपेरिमेंट। कॉस्मिक थ्योरी के अंदर पैनस्पर्मिया से क्या मतलब है? कि कहीं बाहर से स्पोर्स आए होंगे जो कि एक फेवरेबल कंडीशन पे लाइफ को बर्थ दे सकते हैं। वो तो कॉस्मिक थ्योरी है। कॉस्मिक थ्योरी के अंदर एक वर्ड आया था पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया का क्या मतलब था? जैसे पैन इंडिया प्रोजेक्ट होता है ना, पूरे इंडिया में है, तो पैनस्पर्मिया का क्या मतलब है? कि लाइफ यूनिवर्स में स्पोर्स ट्रांसफर टू डिफरेंट प्लैनेट। डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है और वहां से धरती पर आती है, राइट? ऑपरन और हेल्डन ने क्या कह दिया था? इनकी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है? मैम ए बाय ओरिजिन। हाँ, एबायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। और किसने कहा था अर्थ के ओशियन को एज हॉट डाइल्यूट सूप? ऑपरन ने या हेल्डन ने? हेल्डन। ओके, प्रिकर्सर ऑफ सेल भी दिया था, कॉइसोवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर। कोई फर्क बता सकता है? मैम कोएसिवेट कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस H2O से बनते हैं और माइक्रोस्फीयर प्रोटीन प्लस H2O से बनते हैं। ठंडे ठंडे पानी से बेटा, ठंडा करके डालना है पानी। गुड, यस, वेरी गुड, गुड गुड गुड। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली ऑपरन और हेल्डन की थ्योरी को किसने प्रूव किया था? मिलर्स ने, स्टेनली मिलर। मिलर स्टैनली एंड मिलर।
स्टैनली मिलर, ओके। मुझे बताओ, यूरे एंड सॉरी स्टैनली मिलर एंड यूरे, राइट। और मुझे बताओ इसके एक्सपेरिमेंट में ये जो चेम्बर था जिसको अर्थ जैसी कंडीशन बना दी थी, इस चेम्बर का टेम्परेचर कितना था? मैम 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस। कौन सी गैसेस यूज हुई थी? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। वाटर। वाटर वेपर, वेपर, राइट, वेपर वर्ड यूज करना है। अच्छा, रेशियो क्या था? 2:1:2। तो 2 के रेशियो में कौन सी गैस थी और 1 के रेशियो में कौन सी और 2 के रेशियो में कौन सी? मैम टू ये 2 के रेशियो में थी, अमोनिया 1 के, और वाटर जो था वो 2 के रेशियो में था। ए की जगह क्या लिखूं, बी की जगह क्या लिखूं और सी की जगह क्या लिखूं? मैम एक ही एक जगह जगह एंड मीथेन, सेकंड अमोनिया, हाइड्रोजन। अमोनिया, हाइड्रोजन, H2O। मीथेन, हाय, अमोनिया एंड, अमोनिया, ओके, हाइड्रोजन। गुड, गुड यार, याद है तुम्हें, शाबाश, वेरी गुड। ये एक्सपेरिमेंट था। उसके बाद हम लोग ने फ्लो चार्ट बनाया था। तो प्रोटोबायोन्स होते थे जो सेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई सर्वेट या माइक्रोस्फेयर कुछ भी मान लो। फिर उनसे जन्म हुआ था प्रोक्रियोटिक सेल का। पहला प्रोक्रियोटिक सेल, ये कहाँ बन रहे हैं सारे? वाटर, यस, वाटर, यस, राइट। प्रोक्रियोटिक सेल कैसे थे? ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक? मैम हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि पानी में तो ऑलरेडी बहुत सारा खाना था। और ये एनारोबिक भी थे क्योंकि अभी ऑक्सीजन नहीं बनी। फिर प्रोक्रियोट से बने ऑटोट्रॉफिक सेल, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफिक, मतलब ये अभी भी एनारोबिक है, ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व करते। तो ये केमिकल की मदद से खाना बनाते हैं। फिर ये बने फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक का क्या मतलब है? कि सूरज की किरणें सनलाइट। लेके हाँ उसकी एनर्जी से खाना बनाते हैं, लेकिन ये अभी भी एनारोबिक है, राइट, अभी भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेंगे ऑक्सीजन, इसको कंटिन्यू कर लो चार्ट को, ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब आगे ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स, और ये कैसे होंगे? एरोबिक। पता है क्या, पहले सारे एनारोबिक थे ना पानी के अंदर, अब जब सडनली एरोबिक आए ना, तो तकरीबन एनारोबिक्स की डेथ हो गई थी। बहुत कम थे जो सरवाइव कर पाए, ठीक है, जो बहुत कम सरवाइव कर पाए फिर वो आगे सरवाइव कर गए, लेकिन मेजोरिटी की डेथ हो गई थी क्योंकि कंडीशन एकदम से एरोबिक आ गई ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आनी स्टार्ट हुई ना, तो वो पॉइजनस थी पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि उनको आता नहीं था ना उसे झेलना, इसलिए पॉइजनस थी। पर फिर वो उसके धीरे धीरे हैबिचुअल हो गए, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे यूक्रियोटिक सेल आ जाएंगे। फिर वो और एडवांस होके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देंगे, राइट। हम ऐसे लिख सकते हैं, यूक्रियोट्स एडवांस होते चले गए। फिर उसके बाद हम कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गए। और फिर उसके बाद कंटिन्यू रहा ये प्रोसेस। फिर उसके बाद और बड़ी बड़ी स्पीशीज आ गई, राइट। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग चली थी। ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले जो सेल थे वो कैसे थे? हेट्रोट्रॉफिक थे और एरोबिक थे। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, समझ आई बात? यो मैम। यो मैम। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। और फोटोट्रॉफिक जो है वो भी पहले एरोबिक थे, उसके बाद ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोट्रॉफिक आए हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो ये प्रोकैरियोट्स थे, ये तो मैं भूल गई, ये बोला। यो मैम। यो मैम। अच्छा मैं ये तो पूछना मैं भूल गई कि हमने एक और चीज करी थी कल के लेक्चर में, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी, ये क्या थी? जब बताया गया था कि प्रोकैरियोट्स जो है वो यूकैरियोट्स को राइज करते हैं आगे, गिव। प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का जन्म हुआ था, कैसे हुआ था बता सकते हो? बता मैम बता। एक बड़ा प्रोकैरियोट था और उसने छोटे प्रोकैरियोट को खा लिया, और फिर उससे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था। तो फिर उन दोनों मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया था। फिर जैसे कि बड़ा वाला प्रोकैरियोट छोटे वाले को शेल्टर देगा, और छोटा प्रोकैरियोट उसके लिए खाना बनाएगा। यस, वो छोटा प्रोकैरियोट फिर बाद में चल के क्या बन गया? क्लोरोप्लास्ट और माइटो। हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और अब हम बड़े वाले सेल को क्या बुलाएंगे? यूक्रियोटिक। क्यों बुलाएंगे यूक्रियोटिक? क्योंकि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आ गया, राइट। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट मीन्स तुम लोग पढ़ा है। एनसीईआरटी पढ़ी थी तुम लोगों ने? ये मैम। पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे?
पढ़ी थी एनसीईआरटी? यस अगर मैम। एनसीईआरटी पढ़ी थी ना, तो जो मैंने तुमको कल सीक्वेंस बताई है ना, पहले कौन आया दूसरा कौन आया, वो पूरी एनसीईआरटी में लिखी है, लेकिन मिक्स एंड ब्लेंड लिखी है ना, तो हमने उसको नोट्स के फॉर्म में लिख लिया है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुमको समझ आ गया होगा ना कि हम चैप्टर में क्या चल रहे हैं, राइट? तो अगर नहीं पढ़ी है तो बेटा पढ़ लो, वेट मत करो, साथ साथ में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, ऑलराइट? यो मैम। चलो अब करते हैं हम आज का स्टार्ट। आज का हमारा है एवोल्यूशन, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन आपको बताती हैं कि किस तरीके से ये आपको एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है कि एवोल्यूशन क्या चीज है, वो कैसे होती है। देखो पहले लोगों को ना थोड़ा थोड़ा आइडिया था, पर वो ना क्लियर नहीं थे कि इवोल्यूशन हम किसको कहते हैं। तो तुमको क्या लगता है, हम इतनी देर से एवोल्यूशन एवोल्यूशन कर रहे हैं, एवोल्यूशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसका? ये तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। क्या लगता है एवोल्यूशन का मतलब क्या है, तुम्हें क्या लगता है? चेंजेस मैम, कैसे ह्यूमन डेवलप हो रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन कैसे ह्यूमन डेवलप हो रहे हैं, वो इवोल्यूशन है, वो रिप्रोडक्शन नहीं है वैसे। या फिर एडवांसमेंट कितनी आ रही है किसी स्पीशीज एडवांसमेंट की। जो आई है उनमें, मॉडिफिकेशन जो आई है, एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन। अच्छा, मतलब इवोल्यूशन से कोई ऑर्गेनिज्म एडवांस ही बनता है? मॉडिफाई मैम भी हो जाता है, डिफरेंट स्पीशीज ओरिजिनेट हो जाती है। डिफरेंट और वेरिएशन आ जाती है। मॉडिफिकेशन, ओके वेरिएशन वर्ड आ गया। मॉडिफिकेशन से क्या मतलब था तुम्हारा? अरे ओपन डिस्कशन है, क्या हो गया बोलो। एडवांसमेंट से क्या मतलब था, कुछ तो दिमाग में होगा ना, तभी तुमने बोला। बोलो भाई, डिस्कशन है ये। मैम जैसे एडवांसमेंट से मतलब, से यूकैरियोट्स बन गए। हम्म, जैसे अगर ठीक किसी है। स्पीसीज को लगता है कि एडवांस किसी चीज की कमी एडवांस है तो कौन उसके सा लिए वो मॉडिफाई करेगा खुद को। वो पीछे वाला क्या बोल रहा है, बोलना। एडवांसमेंट इन देयर नेचर एंड हैबिटेट एंड हैबिट्स। हैबिटेट में एडवांसमेंट कैसे होगा मतलब? अलग अलग, अगर वो पानी में रहे तो पहले तो वो रेप्टाइल्स बन गए, तब जमीन पे आ गए, वो जमीन पे रहने लग गए। तो बेटा वो एडवांसमेंट कैसे हुआ, वो भी हैबिटेट है, ये भी हैबिटेट है। वो भी है इसमें। एडवांसमेंट तो हम किसे कहते हैं ना, और ज्यादा कुछ बड़ा अचीव हो गया, दैट इज एडवांसमेंट। लेकिन अगर हम देखें स्नेक के केस में, स्नेक्स जो होते हैं, स्नेक्स ने एडवांसमेंट में क्या किया, उन्होंने अपने हाथों पैरों को खो दिया ताकि वो बिल में घुस के रह सके। तो ये तो हम कह सकते हैं कि उसका करेक्टर खो गया। पहले शायद वो हाथों पैरों वाला होता था, धीरे 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 वो डीजेनरेट होके बिना हाथों पैरों वाला हो गया, राइट? तो हम इसको एडवांसमेंट तो नहीं कह सकते, हम इसको मॉडिफिकेशन भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारे वर्ड ये बताते हैं कि कोई एवोल्यूशन में हमेशा किसी बड़ी चीज की तरफ जा रहा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। एवोल्यूशन का सिंपली मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म में इस तरीके की वेरिएशन, वेरिएशन इज द राइट वर्ड टू यूज। मॉडिफिकेशन एंड एडवांसमेंट हम यूज नहीं कर सकते, ये गलत हो सकता है। वेरिएशन किसी भी एक तो इंडिविजुअल में नहीं आता कभी, ठीक है? एवोल्यूशन कभी एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती, एक स्पीशी की बात होती है, मतलब पॉपुलेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है? एक स्पीशी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, और पॉपुलेशन का ये मतलब होता है ना, एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो जो एवोल्यूशन है ना, वो पॉपुलेशन लेवल का कॉन्सेप्ट है, और वो ये सिंपली कहता है कि कोई भी पॉपुलेशन है उसमें ऐसी वेरिएशन आ जाना जो उसके सर्वाइवल में मदद कर रही है, ठीक है? वो फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती रहेगी, और उन वेरिएशन को हम कह देंगे कि ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि 5 हमारी 10 उंगलियां हैं, लेकिन टाइम के साथ पता चले 2 उंगलियां गायब होगी, कि हमें सिर्फ 4 ये 8 उंगलियों वाले हाथों के ज्यादा फायदा होने लग गया, मान लो ऐसा हो। ऐसा होना वैसे चांसेस कम है, हमें तो अंगूठे का बहुत फायदा है, पर ये इवोल्यूशन होगी। इवोल्यूशन का मतलब मॉडिफिकेशन है, एडवांसमेंट नहीं होता, बस ऐसी वेरिएशन आना शरीर के अंदर जो हमारे सर्वाइवल के लिए फायदेमंद थी, तो वो अपकमिंग जनरेशन में जाती रही जाती रही जाती रही, और जो हमारी स्पीशी है वो बहुत ज्यादा अब डिफरेंट दिखने लग गई है उन वेरिएशंस की वजह से। तो वेरिएशन का हर जनरेशन में जाते रहना, कि जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत डिफरेंट दिखने लग जाए प्रेजेंट जनरेशन से, उसको हम कह देंगे एवोल्यूशन होगी, वेरिएशंस आ गई। मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में सिर्फ 4 फीट के ह्यूमन ज्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हो, जैसा इन्वायरमेंट है मान लो, आने वाले टाइम में ऐसे ह्यूमन सर्वाइव कर पा रहे हो जिससे हम मानते हैं कि
हमारे पहले दांत बहुत बाहर को थे, लेकिन अब हम बहुत सॉफ्ट खाना खाते हैं, है ना, मंचूरियन, मोमोज कितने सॉफ्ट होते हैं, एफर्ट थोड़ी लगते हैं दांत को। तो ऐसा देखा गया, इवोल्यूशन हम में भी हो रही है ना, अभी तुम में, मुझ में, सब में हो रही है। तो ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट कि आने वाले टाइम में जो हमारे दांत है ना वो बहुत अंदर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो थोड़े बाहर की तरफ थे, तो ताकि वो क्रंची चीजें, बहुत ज्यादा मतलब टफ चीजें खा सके। लेकिन अब हम इतना कुक्ड फूड खाते हैं कि हमारे दांतों का इतना यूज नहीं होता जितना यूज पहले होता था। सो इट इज बिलीव बाय साइंटिस्ट कि हमारे दांत धीरे 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 अंदर जा रहे हैं। तो मे बी आने वाली लाइक 100th जनरेशन में दांत बिल्कुल अंदर की तरफ होंगे। दैट इज पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि दांतों का खास यूज नहीं हुआ, राइट। तो इवोल्यूशन बस वेरिएशन है जो हमें सर्वाइवल में मदद करे, दैट्स इट। ओके। यो मैम। अब बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे तरीके से सोच रहे थे ना, तो सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे। तो कुछ साइंटिस्ट की हमें डिस्कशन करनी पड़ेगी जिन पे से क्वेश्चन आता है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, जिसकी हम थ्योरी की बात करेंगे ना, इन सभी साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। तुम्हें क्वेश्चन पता है कैसे आ जाएगा? साइंटिस्ट का नाम दे देंगे, जैसे लिख दिया लिमार्क, ठीक है, और उसका एक पोस्टुलेट है, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने डार्विन, और एक उसके सामने वो लिख देंगे नेचुरल सिलेक्शन। तो तुमको ना इन साइंटिस्ट के नाम आ जाएंगे और मैच द कॉलम आ जाएंगे कि किसके किसमें कंट्रीब्यूशन है। सो इसलिए तुमको सारे साइंटिस्ट एक बार करने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक ध्यान से सुनना, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ओके यो मैम। ओके गुड। देखो, सबसे पहले आए लिमार्क। इनका पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लिमार्क। इनकी थ्योरी को हम कहते हैं लिमार्किज्म, ठीक है। और इनकी थ्योरी को हम ऐसे भी जानते हैं, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इन दोनों नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्होंने थ्योरी दी थी अपनी 1801 में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि लिमार्क का कहना क्या था अबाउट इवोल्यूशन, वो क्या समझते थे, इवोल्यूशन क्या होता है और कैसे होता है। ओके, इतना लिख लिया? यो मैम। ठीक है, ये वर्ड याद रखना, लिमार्किज्म इनकी थ्योरी है, क्योंकि अभी मैं तुमको एक और साइंटिस्ट बताऊंगी जहां पे कंफ्यूजन आएगी। तो याद रखना, लिमार्किज्म लिमार्क ने दी है। ओके चलो। और इस लाइन से भी बहुत आता है ये, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन किसने दिया है? लिमार्क ने दिया। ओके, तो इन्होंने ना जिराफ की स्टोरी समझाई। इन्होंने कहा, सुना है किसी ने जिराफ वाली स्टोरी? यस मैम। अरे वाह, बता फिर यार। मैम इन्होंने बोला था कि जैसे क्योंकि जिराफ को मतलब घास खाने की जरूरत होती है, तो जो पेड़ों पे घास लगती है, तो मतलब उसके लिए उनको अपनी गर्दन ऊपर करके खाना खाना पड़ता था, इसलिए उनकी गर्दन मतलब जनरेशन टू जनरेशन लंबी होती गई। अरे वाह, बच्ची तो समझदार है हमारी। चलो, ये वाली बात हम तुम्हें एक बहुत ही अजीब सा जिराफ बना के समझाते हैं जिनको नहीं पता उनको भी याद रह जाए, ठीक है। ये वाली स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ना जब हम डार्विन की बात करेंगे ना तब हमारे काम आएगा। तो उन्होंने कहा पहले जो जिराफ थे वो एकदम डॉग जैसे ही थे, तुम छोटे से कुत्ते जैसे लगा लो, ऐसे से ही दिखाई देते थे, ठीक है। नॉर्मली ग्रास खाते थे जो नीचे होती थी, ठीक है। अब देखो यही जिराफ है अपने पास, अपने से इतना ही बनेगा। तो ये कौन है? जिराफ। तो वो नीचे की ग्रास खा रहे थे आराम से, पर देयर हैव बीन अ टाइम जब नीचे की ग्रासेस खत्म होने लगी। तो जब नीचे की ग्रासेस खत्म होगी तो जिराफ ने क्या कोशिश करनी स्टार्ट कर दी? उसने कोशिश करी कि ऊपर वाली जो ग्रासेस है ना उसको खाऊं। ओके, जब उसने ये कोशिश करी ना कि मैं ऊपर वाली ग्रासेस को खाऊं, तो उसकी नेक पे बहुत जोर पड़ा, राइट, क्योंकि ग्रासेस जो पेड़ के ऊपर लगी थी वो तो काफी ऊपर थी और ये तो छोटू सा है। अब सोचो हर रोज कुत्ता जंप करके ग्रास खाने की कोशिश करे, उसके लिए कितना मुश्किल है। तो ये अपने नेक को से खींचते रहे ताकि वो ग्रास ऊपर वाले जो पेड़ों की मतलब जो कैनोपी होती है उसके पत्ते खा सके। ऐसे ही प्रोसेस बहुत टाइम तक चलता रहा। तो देखो ये जो जिराफ है, लेट्स से ये पापा है, ठीक है। ये जब व्हेन ही पास्ट अवे, इसने अपनी जीन्स जो थे वो अपने बच्चे में डाल दिए, राइट, अपने ऑफस्प्रिंग में दिए। अब ऑफस्प्रिंग आया, उसने भी कोशिश करी पेड़ों से लीव्स को खाने की, फिर वो मर गया तो उसने अपने जीन्स तो से अपने आगे ऑफस्प्रिंग में दिए। तो ऐसे ऐसे हर जनरेशन आई, पेड़ों के ऊपर जो पत्ते थे उनको खाने की कोशिश में अपनी नेक को स्ट्रेच करती रही, और धीरे धीरे एक टाइम आया कि हमारे पास ऐसे एनिमल आ गया जिसकी नेक बहुत बड़ी है और जिसको हम आज क्या बुलाते हैं? जिराफ। ओ भाई साहब, ये हुआ ना जिराफ, क्या बात है। तो ऐसे ही जो जिराफ की नेक है वो स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो ये थी थ्योरी किसकी? लिमार्क की। उसने कहा इवोल्यूशन कैसे हुई कि सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन आई, ध्यान से सुनना अब, इसी के बाद इसके पोस्टुलेट इसी से कवर होंगे। सबसे पहले ऐसी कंडीशन आई कि इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, ठीक है। इन्वायरमेंट में जब चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ यहाँ पे कि नीचे की जो ग्रासेस थी वो खत्म होने लगी। तो इन्वायरमेंट में जब चेंज हुआ तो नई
डिजायर आ गई। जिराफ के अंदर एक नई डिजायर आई कि भाई ऊपर के पत्ते खाने पड़ेंगे, नीचे वाले तो खत्म हो गए। जब ऐसी डिजायर आई तो जिराफ ने क्या किया, यूज करने लग गया अपने नेक को। यस, करेक्ट, यूज ऑफ नेक इन एक्सेस। उसने बाकी के ऑर्गन्स पे थोड़ी जोर डाला, उसने बस अपने नेक को स्ट्रेच करने में जोर डाला। तो एक ऑर्गन पे उसने बहुत फोकस करा। जब उसने ये एक ऑर्गन पे बहुत फोकस करा ना, तो उसकी जो नेक है वो स्ट्रेच होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, ये जो नेक स्ट्रेच होनी स्टार्ट हो रही ना, ये जो करेक्टर है उसके जीन से नेक्स्ट जनरेशन में चला गया। रिसीव दिस जीन, दिस जीन। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन में जब लंबी नेक वाला जीन जाने लग गया, तो ऐसी जनरेशन टू जनरेशन 50 जनरेशन आई, और फाइनली एक टाइम आया कि हमारे पास न्यू स्पीशीज आ गई। तो उसने कहा इवोल्यूशन ऐसे होती है कि पहले इन्वायरमेंट में कुछ चेंज होता है, फिर ऑर्गेनिज्म की नई इच्छाएं जागती है, फिर नई इच्छाओं की वजह से वो अपने किसी बॉडी पार्ट को बहुत ज्यादा एक्सेस में यूज करने लग जाता है और दूसरों को कम यूज करने लग जाता है। तो जिस ऑर्गन को वो ज्यादा यूज कर रहा है ना, वो ज्यादा डेवलप हो जाता है। फिर वो जो डेवलप होने वाला जीन है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता रहता है, और एक टाइम आता है कि पूरी नई स्पीशी बन जाती है। तो अब जिराफ लंबी नेक वाले इसलिए है क्योंकि पहले वो एक डॉग जैसे दिखाई देते थे, और उन्होंने अपनी नेक को बहुत ज्यादा यूज कर लिया। ये थी लिमाक की थ्योरी। समझ आई ये बात? यो मैम। यो का मैम। इतने शांति से सुनते हो ना, मुझे बिलीव सा नहीं होता। सच बताओ साहिल। यस मैम, गॉट इट। गॉट इट ना? तो देखो यही उसके पोस्टुलेट्स है। ये रहा, अच्छा पीछे बना था जिराफ ये छोटू सा जिराफ है, धीरे धीरे उसकी नेक बड़ी होती चली गई और आराम से पत्ते खा रहा है। जिराफ देखा है ना तुम लोगों ने? यस मैम। यार बहुत ऐसे ऐसे होता है, ऊपर से ऐसे नीचे देखते हो तुमको बड़े ही एटीट्यूड से। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरी हाइट कम है ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, ये मुझे एटीट्यूड से देख रहा है। एनीवेज, तो यही उसके पोस्टुलेट्स है। तुमको पोस्टुलेट्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। तो देखो क्या कहा लिमाक ने, उसने कहा न्यू नीड्स अराइजेस इन अ पॉपुलेशन। किसकी पॉपुलेशन? जिराफ की पॉपुलेशन में नई नीड आई कि उसको ऊपर के पत्ते खाने हैं। तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन करना उसने स्टार्ट कर दिया। सारा जोर नेक पे डाल दिया, बाकी चीजों पे ज्यादा जोर नहीं डाला उसने। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। एक्वायर्ड करेक्टर क्या था उसके पास? लॉन्ग नेक। नेक जो है लॉन्ग होती जा रही है, और उसकी होगी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या? जीन गोस टू ऑस्प्रिंग। ये समझते हो ना? यो मैम। ये तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर हो गई, जिसकी वजह से आने वाली सारी जनरेशन में तुमको वेरिएशन दिखने लगी, सारे बच्चे लंबी नेक वाले पैदा होने लग गए, और इसकी वजह से हो गई स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब है न्यू स्पीशीज फॉर्म। ठीक है, लिमाक पता है गलत कहाँ हो गई? लिमाक गलत हो गई यहाँ पर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऑर्गन में बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं ना, तो वो वाला उस ऑर्गन को ज्यादा यूज करने वाला जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। पर दिस इज नॉट ट्रू। क्यों? नेक्स्ट जनरेशन में कौन से वाले सेल जाते हैं? एक पेरेंट से बच्चों में कौन से वाले सेल जाते हैं? पेरेंट से बच्चों में कौन से वाले सेल जाते हैं? बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं ना। जर्म सेल। जर्म सेल जाते हैं, यस। सोमैटिक सेल थोड़े जाते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, जो बॉडी बिल्डर मतलब कोई इंसान जिम जाता है, वो बढ़िया से एक्सरसाइज लगा रहा है, ऐसे डोले वोले बना लिया उसने, राइट? तो उसने ये मसल ऐसे स्ट्रॉन्ग कर ली। इसका मतलब ये थोड़ी ना जो उसका बच्चा पैदा होगा वो पूरा मस्कुलर होगा। उसने अपने सोमैटिक सेल्स के अंदर चेंजेस डाले ना अपने एफर्ट से। जर्म सेल में थोड़ी चेंजेस डाले, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो तो नॉर्मल आएगी। अब वो अगर वर्कआउट करेगी तो वो फिट होगी, राइट? तो जो नेक बड़े होने का ये जो तरीका उसने बताया है, इससे तो ऐसा लग रहा है कि उसकी नेक की मसल में मॉडिफिकेशन हुई, लेकिन ये तो जीन जो है मॉडिफाई ये सोमैटिक सेल में हुआ ना, जर्म सेल में थोड़ी हुआ। तो नेक्स्ट जनरेशन में तो सिर्फ जर्म सेल जा रहे हैं, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे आके लिमाक की जो थ्योरी थी वो गलत हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से लिमाक की थ्योरी होगी डिस्कार्ड। बहुत टाइम तक इस पे बिलीव किया गया, पर एंड में वो डिस्कार्ड होगी, और इसको गलत साबित करने के लिए जो साइंटिस्ट आए थे अब उसकी बात करेंगे। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। यो मैम। लिख लिया पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट्स लिख लिए? यो मैम। मैम। यो मैम। लिख लेना कहीं पे, यहाँ ये गलत हो गया, बेचारा यहाँ गलत हो गया था। ठीक है, बाकी देखा जाए तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स तो होता ही है। तो ये उन्होंने ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि मान लो
अभी बताती हूँ मैं। तो इसके बाद आए हमारे पास, ये बहुत वाइज थे, तो इनका नाम क्या है? ऑगस्ट विजमैन। डार्विनिज्म। नहीं लिमार्क नहीं है, ये ऑगस्ट विजमैन है। ये कहते व्हाट आर यू सेइंग, मैं बताता हूँ, वाइज सी बात बताता हूँ मैं तुमको। इमेजिन करो, इन्होंने इसकी थ्योरी, जो लिमार्किज्म की थ्योरी थी उनको, हाँ बाद में हुई थी विजय, लिमार्किज्म की जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट करा था ऑगस्ट विजमैन में। तो नीट में एक ये क्वेश्चन बनता है कि लिमार्क की थ्योरी किसने रिजेक्ट करी थी। अगर इजी क्वेश्चन आया तो ये पूछ सकते हैं। तो इन्होंने ना बड़ी सिंपल सी बात बोली, विजमैन ने बड़े प्यार से उनको समझाया। कहते मान लो ये चूहा है, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारी जनरेशन में, 21 जनरेशन पे किया। उन्होंने कहा ये चूहा है, ठीक है, ये हमारी है मेल चूहा, लेट्स से ये हमारा फीमेल चूही है, ओके। खबरदार किसी ने बोला चूहे ऐसे नहीं दिखते। उन्होंने क्या किया, इसकी पूंछ काट दी, ओके। उन्होंने कहा ये लो, मैंने पूंछ काट दी, अब मैं इनकी मीटिंग करा देता हूँ। उन्होंने इनकी मीटिंग कराई। उन्होंने कहा अगर ऐसा है कि यहाँ पर इनके डिसयूज ऑफ ऑर्गन हो गया ना, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी ना चूहों की, उनके पास पूंछ नहीं होनी चाहिए, उनके पास भी छोटी सी होनी चाहिए पूंछ। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में नॉर्मल साइज ऑफ पूंछ आई। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ होगी होगी, चलो एक और बार पूंछ काटते हैं। उन्होंने फिर से पूंछ काट दी, ठीक है, ये लो। उन्होंने दोबारा से इनकी मीटिंग कराई, क्योंकि चूहों में भाई बहन वाला कोई सीन नहीं होता, मीटिंग हो जाती है उनमें, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट वो करते गए, और हर जनरेशन में उन्होंने देखा कि जो चूहे हैं वो हमेशा ही अपनी पूंछ के साथ पैदा हो गए हैं, राइट। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम किसी ऑर्गन को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो या कम यूज कर रहे हो तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है। तुम अपनी बॉडी को जैसे मर्जी यूज करो, नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ वो जीन जाएगा जो तुम्हारे जर्म सेल में है, ना कि तुम्हारे सोमैटिक सेल के अंदर है। समझ आई? यस मैम। यो इसलिए मैम। हम कानों में, जो मदर हमारे पियर्सिंग कराती है, लेकिन जब व्हेन आई वाज बोर्न मेरे कानों में पियर्सिंग नहीं थी, मुझे खुद करानी पड़ी, राइट। तो अगर ऐसा होता तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाता, एक जन ने पियर्सिंग करा ली, सारी जनरेशन के कान छीदे हुए हैं, वाह, किसी को दर्द नहीं हो रहा। पर ऐसा था नहीं। गॉट इट? चले आगे। यो यो मैम। चलो अब हम शिप पे चलते हैं। इस शिप का नाम क्या है, पता है किसी को? कम ऑन मैम। यार, ड्रॉपर्स को तो पता होना चाहिए। चलो 12th वालों का समझू। 12th वालों का क्या समझू, तुम्हारे मिड टर्म में एवोल्यूशन चैप्टर नहीं था? तुम्हारे मिड टर्म में एवोल्यूशन चैप्टर नहीं था? मैम था। यस मैम था। पीटू में तुम्हें? किसकी शिप है ये? नाम बताओ इसके सेलर का। सेलर नहीं हुए इसमें जो थे, कैप्टन कह सकते हो वैसे। क्या नाम था, किसकी शिप है ये? सोनाक्षी, सिमरन, तनीषा, तरुण, वैभव, विजय। विजय इतनी बात करते हो, शिप किसकी है बताओ? टाइटैनिक। टाइटैनिक। चार्ल्स हाँ डार्विन। बेटा, ये रहा, ये रहा, ये जैक रहा, और ये रही रोज रही। ये धक्का दिया उसने, पहले रोज को गिरा दे, कहला पहले डूब जा, एंड में मैं बच जाऊंगा। मैम हम्म। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, शाबाश। क्या नाम था इस शिप का? HMS बीगल। हाँ, तुम लोगों को बाकियों को चीटिंग करनी नहीं आती, लिखा है ना मैंने यहाँ पे HMS बीगल, दिखता नहीं है? इतने शरीफ तो हो नहीं कि चीटिंग नहीं कर सकते, बदतमीज। ये है शिप ऑफ चार्ल्स डार्विन, इसका नाम है HMS बीगल। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि शिप का नाम क्या था, तो इसको लिख लो कि चार्ल्स डार्विन की शिप थी ये। हाँ, चीटिंग नहीं करते, दिमाग खा जाते हो विजय तुम, है ना, चीटिंग नहीं करता, ठीक है। तो HMS बीगल उनकी शिप थी जिसपे वो गए थे वॉयज के ऊपर। वॉयज के ऊपर गए थे मतलब समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा। क्या बात है बेटा, तुम तो कमाल कर गई, शाबाश। समुद्री यात्रा पे निकले थे वो थे स्कॉलर। वो समुद्री यात्रा पे नेचर को ऑब्जर्व करने निकले थे, क्योंकि वो नेचुरलिस्ट थे, उनको नेचर ऑब्जर्व करने में मजा आता था। तो उनके जो सीनियर प्रोफेसर थे उन्होंने कहा बेटा सुनो, तुम अपनी राह से भटक मत जाना, तुम जाओ, तुम समुद्री यात्रा पे जाओ और जरा ऑब्जर्व करके आओ दुनिया में क्या चल रहा है। जब वो गए तो वो अपने साथ 2 बुक्स भी लेकर गए थे, ठीक है। तो उन बुक्स को पढ़ते पढ़ते इवोल्यूशन के बारे में सोच रहे। तो ऐसा नहीं है चार्ल्स डार्विन रैंडमली जा रहे थे सडनली इवोल्यूशन डिस्कवर कर ली, वो उसके बारे में सोच रहे थे, राइट। हमेशा ऐसे ही होता है, कोई डिस्कवरी कर रहा होता है ना, तो वो कुछ सोच रहा होता है उससे रिलेटेड। ऐसे नहीं कि एप्पल सर पे गिरा तो ग्रेविटी डिस्कवर होगी। अरे वो ग्रेविटी के बारे में सोच रहे थे, तभी उन्होंने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो सोचते रहना जरूरी होता है।
राइट। तो चार्ल्स डार्विन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और वही चीज उन्होंने ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करी। तो ये पहले थे जिन्होंने एवोल्यूशन की ऐसी डेफिनेशन दी विथ प्रूफ। इससे पहले ना सबने बातें करी थी। डार्विन ऐसे थे जो प्रूफ लेकर आए थे। तो जो फैक्ट्स एंड प्रूफ लेकर आता है ना उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। तो जब इनकी रिसर्च पब्लिश हुई ना पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में ऐसे भौकाल समझ गया कि मतलब क्या हो गया भाई, इसने क्या बता दिया है। ऐसे वाली सिचुएशन थी। इनकी रिसर्च इतनी ज्यादा ऊपर थी, इनकी रिसर्च इतनी ज्यादा अच्छी थी और इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि मेंडल का वर्क निग्लेक्ट हो गया था। मेंडल पता है कौन है? यस मैम। मेंडल का वर्क ना जो आधे से ज्यादा खा गए थे वो अननोइंगली यही खा गए थे, क्योंकि इनकी रिसर्च इतनी ज्यादा फेमस थी कि लोगों ने मेंडल के काम पे ध्यान नहीं दिया था। एक्चुअल में इनका और मेंडल का काम बहुत एक दूसरे से मिलता था, जस्टिफाई करता था। ओके चलो, तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन। देखो नीट में ना थ्योरेटिकल जो मैंने तुम्हें भी कहानी बताई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जो क्वेश्चन आएगा हमें उस पर फोकस करना है, राइट। इसलिए मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ कोई पॉइंट ना रह जाए। तो जिन्होंने थ्योरी कौन सी दी थी? नेचुरल सिलेक्शन। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। दूसरी उन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? अपनी थ्योरी ना इन द फॉर्म ऑफ बुक दी थी उन्होंने, एक पूरी बुक लिखी थी उन्होंने। उसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तुमको मिल जाएगी, आई थिंक अमेजोन पे मिलती है अभी भी। इन्होंने पब्लिश की थी 1859 पे। ये दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पूछे जा सकते हैं बुक का नाम। और उनकी वॉयज किस शिप के ऊपर हुई थी? HMS बीगल। तो ये भी पूछा जा सकता है। ओके, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नोट करो, क्योंकि हमें पढ़ते पढ़ते भय नहीं जाना है। हमें याद रखना है कि हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो फैक्ट्स पे ध्यान रखना है। डन? डन मैम। मुझे 1 मिनट दो, मुझे पानी पीना है, पानी दूर है। धन्यवाद फॉर योर कॉपरेशन। कौन है ये? HMS स्टैंड्स फॉर की फुल फॉर्म आएगी नहीं वैसे, इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। HMS तो NCERT मेंशन करते हैं ना, इसलिए हम याद रखते हैं। ओके ऑलराइट। तो वो कहाँ पे गए थे स्टडी करने के लिए? कौन सी जगह गए थे? गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड क्या होता है? कहाँ पर होता है? गैलापागोस का क्या मतलब होता है? बरमूडा ट्रायंगल? पागल है क्या? बरमूडा ट्रायंगल पे जाते विजय तो गायब ना हो जाते। तुम थोड़ी देर के लिए चैट पे कुछ मत लिखना। गैलापागोस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो उन्होंने एक आइलैंड स्टडी नहीं किया, ग्रुप ऑफ आइलैंड किया है। देखो गैलापागोस का सिंपली मतलब है एक बहुत बड़ा आइलैंड था, विद टाइम वो छोटे छोटे आइलैंड्स पे डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये आइलैंड्स के ग्रुप ना तुमको आसपास ही मिलेंगे, तो इनको हम टुगेदर कहते हैं गैलापागोस। ओके क्लियर? ऐसे बहुत है गैलापागोस आइलैंड दुनिया में, बट इट यो मैम। ठीक है। तो वो गैलापागोस आइलैंड में गए थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ अमेरिका में, क्योंकि मुझको ऐसे ही डायरेक्शन याद है। तो वो साउथ अमेरिका में गैलापागोस आइलैंड के पास पहुंचे और उन्होंने बहुत सी स्पीशीज को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उन्होंने टॉर्टोइस को देखा, पेंगुइन्स देखे, लेकिन जिसने उनका ध्यान बहुत अच्छे से खींचा वो थी कौन? ब्लैक कलर की डक्स, राइट, ब्लैक डक्स, जिनको आज हम किस नाम से जानते हैं? डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस, है ना। अगर तुम ये सब पढ़ चुके हो तो ये तुम्हारे लिए रिवीजन जैसा होना चाहिए। तो पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे लिए मजेदार होगा, राइट। तो उन्होंने डार्विन फिंचेस को ऑब्जर्व किया और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? बताओ भाई, ऑब्जर्वेशन बताओ। बताओ ना ना ना, मैं नहीं बताओ, तुम्हें पता। अरे क्या ऑब्जर्व किया था उन्होंने? मैम मैम उनकी चोंच के बारे में वो क्या ऑब्जर्व उनके किया था न्यूट्रिशन, सोच के बारे में? जिस जिस टाइप की बीक मतलब मॉडिफाई हो गई थी। आवाज नहीं आ रही तेरी। अकॉर्डिंगली मैम वो जो उनकी बीक्स है मैम वो मॉडिफाई हो गई थी, जिस टाइप का उनको हैबिटेट मिल रहा था, न्यूट्रिशन। अच्छा, किन का? मैम फिंचेस का। तो इससे उनको पता क्या चला? अरे बावली, पता क्या चला? पता तो बताते।
हायर रिप्रोडक्शन मैम। ठीक है, मैं मान गई उन्होंने फिंचेस देखी और वो डिपेंड करती है कि कौन सी फिंचेस कौन सा खाना खा रही है। ठीक है, जौन सी फिंच जैसा खाना खा रही थी वैसे वैसे उनकी फिंचेस की बीक की शेप थी। चलो मैं मान गई। तो इससे एवोल्यूशन का क्या रिलेशनशिप है, क्या पता चला उन्हें? क्या समझ आया तुमको, ये तो बताओ। सोचो तो सही, बेटा दिमाग पे जोर तो डालो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है ना इससे, तो कॉन्सेप्ट पे जोर तो डालो। पता तुम सबको है कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स थे, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। उन्होंने देखा कहीं पर उनको ऐसी फिंचेस मिल रही हैं जिनकी बीक बहुत मोटी है। ठीक है, ऐसी वाली फिंचेस मिल रही है। फिर किसी एरिया के अंदर उनको ऐसी फिंचेस मिल रही है जिसकी बीक बहुत पतली सी है, लंबी सी है। ठीक है, फिर उन्होंने देखा ऐसी फिंचेस मिली जिनकी बीक बहुत छोटू सी है लेकिन बहुत मोटी है, सॉलिड सी है। राइट, तो उन्होंने कहा ये जो सारी की सारी फिंचेस है, ये जो डार्क कलर की ब्लैक कलर की डक्स है, ये सारी डक्स सेम लगती है, सिर्फ इनके बीक में थोड़ा थोड़ा फर्क है। जब उन्होंने बीक का फर्क देखा ना, वो दोबारा से उन आइलैंड्स पे गए। फिर उन्होंने देखा कि ये खाती क्या है, ये देखता हूँ। तो उन्होंने देखा यार जो सीड खा रही है, सीड थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है तो उनकी बीक थोड़ी मोटी है। जो कीड़े खा रही है जमीन के अंदर, उनकी बीक थोड़ी लंबी है क्योंकि उनको जमीन के अंदर ऐसे ड्रिल सा करना है और कीड़ों को निकालना है। राइट, तो उन्होंने कहा कि जो कैक्टस खा रही है उनकी बीक थोड़ी थिक है। तो उन्होंने कहा कि जो जैसा खाना खा रहा है उसकी बीक वैसी मॉडिफाई हो गई है। लेकिन ये सारे फिंचेस ना किसी एक ही स्पीशीज से ओरिजिनेट हुई होगी, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया कि ये ना पहले एक ही आइलैंड था। ठीक है, इस एक आइलैंड के ऊपर एक ही फिंच थी, एक ही डार्क कलर की फिंच होती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आइलैंड्स अलग होते गए, ये फिंचेस भी अलग अलग आइलैंड पे रहने लग गई। अब यहाँ पर मान लो सिर्फ कैक्टस मिलता है खाने के लिए, तो अगर यहाँ पे सिर्फ कैक्टस मिलता है खाने के लिए, तो ये वाली फिंच ने अपनी बीक को ऐसे मॉडिफाई कर लिया कि ये कैक्टस खा सके। मान लो यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मिलते हैं खाने के लिए, तो ये जो बी वाली कंडीशन है, यहाँ पर फिंचेस ने मॉडिफाई कर लिया कि वो अच्छे से कीड़े खा सके। राइट, तो उन्होंने कहा कि एक ही स्पीशीज से बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फिंचेस अराइज हो गई है। और उन्होंने कहा ये होती है इवोल्यूशन, कि जैसे इन्वायरमेंट बदलता है तो बॉडी की रिक्वायरमेंट बदलती है, वैसे वैसे बॉडी मॉडिफाई होती चली जाती है। ठीक है, तो जब वो मॉडिफाई होती है तो एक ही स्पीशी में हमको वेरिएशन दिखने लगती है। अब जो ऐसा नहीं है ना कि अगर तुम ए वाला आइलैंड देखोगे तो कैक्टस खाने के लिए ऐसा तो नहीं है ना कि आज फिंचेस उठे, उसने देखा चारों तरफ कैक्टस है और सडनली उसकी बीक चेंज होगी। ये तो सालों का प्रोसेस है ना। तो कुछ फिंचेस ने कोशिश करी होगी कैक्टस खाने की, कुछ सरवाइव कर गई, कुछ मर गई। जो सरवाइव कर गई उन्होंने अपना जीन अपने बच्चों में आगे फॉरवर्ड करा कि भाई हाँ, इनका बॉडी इस तरीके से मॉडिफाई होगी कि ये अब कैक्टस को खा पाएगी। तो जिन फिंचेस के अंदर वेरिएशन आ गई होगी उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया और वो फिंचेस मॉडिफाई होगी पेरेंट जनरेशन से। ये इतनी अलग दिख रही है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसको उन्होंने कहा ये होती है हमारी नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? यो मैम। मैम अच्छा बताइए क्या समझ आया? मेरे को तो नहीं लगता समझ आया। बता, कोई समझा दो मुझको, तुमको क्या समझ आया? मैम फिर आपने बोला था कि जर्म सेल ट्रांसफर होंगे, बट बीट जो थी उनकी तो सोमैटिक सेल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, ये तो तभी तो पूछ रही हूँ, किसी ने पूछा नहीं मुझसे अभी तक तो बिल्कुल दिमाग वाली बात बोली मैंने। देखो, अब देखो जो जो नॉर्मल बीक साइज था, किसी ने कैक्टस खाने की कोशिश करी होगी, सिर्फ कैक्टस का एग्जाम्पल दिमाग में रखियो। ठीक है, कुछ तो मर गए जो खा नहीं पाए, लेकिन जो खा के उसको पचा गए होंगे ना, वो मॉडिफाई हो गए। उनकी बॉडी के जो एंजाइम्स वगैरह उनको मॉडिफाई होना पड़ा कैक्टस को चबाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए। सिर्फ बीक थोड़ी मॉडिफाई होगी यार, उसके अंदर एंजाइम भी मॉडिफाई होंगे। राइट, अब जो मॉडिफिकेशन हुई है ना, क्योंकि ये नेचर के हाथ में है, ये इंडिविजुअली डिसाइड नहीं करा, सो इट इज बिलीव्ड कि उनके जर्म सेल में भी जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें भी ये मॉडिफिकेशन हो गई, ये वाला जीन मॉडिफाई हो गया, उनकी बीक का जीन, और अब वो आगे वाली जनरेशन में गया। तो ये जो जो स्पीशी बच गई ना फिंचेस की, जिसने कैक्टस खा के वो जिंदा बच गई, मान लो 100 थी, 100 में से 10 बच गई, 90 मर गई। जो 10 बच गई ना, उनके आने वाले जनरेशन में जीन चला गया उनके जर्म सेल के थ्रू कि हाँ भाई हमें कैक्टस खाना है, तो हमारी बीक को धीरे धीरे मॉडिफाई होना। तो नेचर ने उनके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन कर ली। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, किसी ने कुछ नहीं किया, अपने आप से हुआ है। जो मॉडिफिकेशन हुई और वो आगे जनरेशन टू जनरेशन चली गई, जर्म सेल जनरेशन टू जनरेशन चलती रही,
बहुत सारे सालों के बाद एक पॉइंट आया जब उसकी बीक पेरेंट वाले बीक से बहुत डिफरेंट दिखाई देने लगी। तो ये सालों का प्रोसेस है जो डार्विन ने एक साथ ऑब्जर्व कर लिया और उसने अपने दिमाग से ये लॉजिक लगा लिया कि शायद ऐसा हुआ होगा। समझे? तो ये जो मॉडिफिकेशन इनहेरिट हुई है, जो मॉडिफिकेशन आगे गई है, वो जर्म सेल के थ्रू ही गई है। ठीक है, ये बात दिमाग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना उनके सारे पॉइंट्स गलत थे। पॉइंट तो उनका भी ठीक था कि एनवायरनमेंट में जब चेंज होता है तभी तो कोई वेरिएशन आती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। बस वो इनहेरिटेंस वाला पॉइंट सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि जीन तब तक इतना समझ नहीं थी लोगों को। डार्विन को भी नहीं थी, लेकिन डार्विन की बात बहुत सही निकली, उनकी सोच बहुत ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। समझ रही बात क्या हुआ? बेटे इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जबरदस्ती समझा रही हूँ। ठीक है, तो डार्विन ने बोला देखो एक आइलैंड था, वहां की फिंच थी, इन्वायरमेंट बदला, उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुई, जो सरवाइव कर गई, उन्होंने अपने बच्चों में भी वो मॉडिफिकेशन दे दी, अब सारे के सारे सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। तो उन्होंने कहा ये होता है एवोल्यूशन। और उन्होंने पता है क्या किया, इनके स्केलेटन लेके गया, वो इन सब के स्केलेटन थे डिफरेंट डिफरेंट बीक वाले, वो स्केलेटन लेके गया और उन्होंने उस स्केलेटन के साथ अपनी थ्योरी को आगे रखा कि ये प्रूफ है कि देखो इसी फिन से ये सारे निकले हैं, ये प्रूफ है कि इवोल्यूशन ऐसे होती है। इसलिए उनकी रिसर्च बहुत बड़ी मानी जाती है क्योंकि वो प्रूफ लेकर आए थे। ठीक है, उनका जो वर्क था, ये देखो ऐसे उनको डिफरेंट डिफरेंट फिंचेस दिखाई दी होगी। ठीक है, उनका जो वर्क था वो इंस्पायर्ड था। उनके दिमाग में जो टर्म्स आई ना, नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो टर्म्स आई ना वो इंस्पायर्ड थी। किससे? दो साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए, एक है थॉमस मेल्थस और दूसरे है अल्फ्रेड वेलिस। तो ये बनता है नीट का क्वेश्चन, डार्विन का वर्क किससे इंस्पायर्ड था? इन दो साइंटिस्ट से इंस्पायर्ड था। गॉट इट? लिखा? कोई तुमसे थ्योरी नहीं पूछे, जैसे मैं तुम्हें समझा रही थी, मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, अगर मैं तुम्हें समझा पाई हूँ तो। अब ये मुझे नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं तुमसे पूछूंगी तभी पता चलेगा वैसे, but चलो कोई बात नहीं। तो थॉमस के वर्क के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। थॉमस मेल्थस ने एक बुक लिखी थी। ठीक है, पहले तो उन्होंने बुक लिखी थी, ऐसे नहीं लिखा था, बुक लिखी थी। उस बुक का टाइटल है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। मैम ठीक है, तो ये टाइटल, हाँ जी मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना थोड़ी। हाँ ओके। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें एक वर्ड ऐसे आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लिखा था यार, बुक लिखी थी, बुक के टाइटल का नाम ऐसे था, है माफी चाहेंगे हम। डन? डन मैम। तो उनकी बुक का टाइटल था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। किसने लिखी है? थॉमस मेल्थस। ये बना 4 मार्क का क्वेश्चन। डार्विन मत लिखाना बेवकूफों की तरह। उनका बिलीव क्या था? उन्होंने कहा था कि देखो कोई भी स्पीशी है, लेट से कोई ए स्पीशी है, ए स्पीशी लेट से ब्लैक डक्स है, यार ब्लैक डक के पास पूरी पोटेंशियल है, वो जितना मर्जी रिप्रोडक्शन करे, उनको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो जितना मर्जी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, कोई उनके बीच में आ नहीं सकता, पूरी आजादी है उनको। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन एक लिमिट तक ही होती है, राइट? एक आइलैंड में ब्लैक डक्स है, आराम से फ्लरिश हो सकती है, आराम से अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकती है, लेकिन फिर भी लिमिटेड नंबर ही होता है। और ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसे ही है, सबका लिमिटेड नंबर होता है एक्सेप्ट ह्यूमन। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनको फेस करना पड़ता है कंपटीशन, राइट? तो कंपटीशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक और एक होता है इंटर स्पेसिफिक। मतलब पता है? इंटर स्पेसिफिक जो होगा दो अलग स्पीसीज के बीच में, और इंटर जो होगा सेम स्पीसीज के बीच में। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, इंट्रा, इंट्रा मतलब सेम, सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन। इंटर, डिफरेंट स्पीशी के बीच में कंपटीशन। ठीक है, इसे कहते हैं इंट्रा। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि तुम लोगों का आपस में कंपटीशन नीट के लिए, एक एग्जाम के लिए, ये हो गया इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, सेम स्पीशी के बीच में। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया कि तुम भी चिकन खाने के लिए लड़ रहे हो और तुम्हारे घर पे जो तुम्हारा पालतू कुत्ता है वो भी चिकन खाने के लिए लड़ रहा है कि ये लास्ट टंगड़ी का कबाब मैं ही खाऊंगा। ठीक है, ये होगा इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, जब डिफरेंट स्पीशीज लड़ती है। तो ये टर्म लिख लो, ये काम आएगी, ये कहीं ना कहीं पूछ ली जाएगी। ओके, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन एंड इंटर स्पेसिफिक। समझ आई? नहीं समझ आई? यस मैम। ओके, तो मेल्थस ने सिंपली कहा कि देखो सारी पॉपुलेशन के पास पूरी पोटेंशियल है कि आराम से सेक्स करके दुनिया जहान के बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी
पॉपुलेशन लिमिटेड रहती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन होता है। तो जब कंपटीशन होता है तो क्या होगा फिर? आगे चलो, Yes, लिख ma'am. लिए ये। नो मैम। लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले, ये मिलेगा नहीं ऐसे बना के लिखा है। आज बहुत सारे बच्चे आए हैं। ओए तुम्हारी रिवीजन कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। बढ़िया मैम। बेटा ये रिवीजन पे जो जवाब नहीं दे रहे हो ना, बर्बाद हो जाओगे। बेटा बेटा बर्बाद हो जाओगे। रिवीजन नहीं करी ना तो भूल जाओ, नेट नहीं क्लियर, नेट कह रही सॉरी, नीट नहीं क्लियर होगा और कोई एंट्रेंस नहीं निकलेगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, कहीं भी लिखवा लेना, बिना रिवीजन के नहीं निकलेगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि नहीं निकलता। तो ये बात ध्यान से सुन लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपने स्कूल के, बैच के, दुनिया के टॉपर हो, अगर तुमने रिवाइज नहीं करा ना, अनटिल अनलेस तुम जीनियस हो, दैट्स अ डिफरेंट केस, वो फिर गॉड गिफ्टेड है। लेकिन अगर तुम एक स्टूडेंट हो ना और तुम गॉड गिफ्टेडली जीनियस नहीं हो, तो बिना रिवीजन के कोई एंट्रेंस नहीं निकलेगा, ये मैं बात लिख के दे सकती हूँ। ठीक है, तो रिवीजन कर लो तमीज से, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान में हो जाओगे, पेपर हाथ से चला जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, फिर दोबारा से जिंदगी नहीं स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो बेटर है पढ़ लो। तो उन्होंने कहा कि कंपटीशन हो जाता है ऑर्गेनिज्म के बीच में। क्यों कंपटीशन होता है? क्योंकि रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड है। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? जैसे खाना, जैसे शेल्टर। ठीक है, उसने कहा ब्लैक डक जो थी, डार्विन की फिंचेस आराम से अपनी पॉपुलेशन बढ़ाती, लेकिन वो ज्यादा नहीं बढ़ा पाई। क्यों? क्योंकि जहां वो रह रही थी उस आइलैंड पे क्रोकोडाइल भी रह रहे हैं, उस आइलैंड पे टोर्टोइस भी रह रहे हैं, राइट? तो जगह नहीं है रहने की। उन्होंने कहा दूसरा, खाने के लिए लड़ाई है, आपस में भी तो फिंचेस लड़ रही है ना कि मैं ये खाना खाऊंगी। अब एक आइलैंड में कैक्टस खा रही है तो लड़ाई तो होती होगी ना कि मैं कैक्टस खाऊंगी या तू कैक्टस खाएगी, राइट? तो उन्होंने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से स्पीशीज के बीच में कॉम्पिटिशन आ जाता है दोनों टाइप का। जब कंपटीशन आता है ना तब वेरिएशन आते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब जब कंपटीशन आता है ना तो ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आती है। वेरिएशन कैसे हो सकती है? जैसे फिंचेस ने डिसाइड कर लिया कि ये वाला ग्रुप दिन में खाएगा, तुम वाला रात को खाओगे। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड मॉथ, जो मॉथ होती है वो रात को निकलती है, फूलों के ऊपर जाके खाना खाती है, और जो बटरफ्लाई होती है वो दिन में निकलती है, राइट? तो हम कहते हैं वेरिएशन आ गई, उनके हैबिट में वेरिएशन आ जाना या उनके बॉडी स्ट्रक्चर में वेरिएशन आना। तो उन्होंने कहा, क्या कह रहा है मेल्थियस, ध्यान से सुनो, इन्वायरमेंट में पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, इस वजह से कंपटीशन अराइज होता है। जब कंपटीशन आता है ना तो उनके अंदर वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन आती है जो कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको साइड में रहते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा अब जब ये वेरिएशन आ जाती है ना, तो मान लो यहाँ पे 100 इंचेस थी, 100 के अंदर वेरिएशन आई, 50 के अंदर कोई एक वेरिएशन आ गई, 50 के अंदर दूसरी। लेट्स से इसकी बीक मॉडिफाई हो गई, ओके, और इसके लड़ने के लिए लेट्स से फेदर मॉडिफाई हो गए, लेकिन बीक मॉडिफाई होने का प्रॉफिट ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसी वाली पॉपुलेशन ज्यादा सरवाइव करके वो खाना खा लेती। जिनके फेदर मॉडिफाई हुए ना उनको खाना ज्यादा मिल नहीं पाया। तो धीरे धीरे देखा कि जो ज्यादा, जिसकी वेरिएशन ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, रैंडम है ये, रैंडमली किसी की बीक मॉडिफाई हो रही है और किसी के फेदर, तो जिसकी वेरिएशन ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, जिसको बढ़िया फायदा हो गया, खाना मिल गया, वो सरवाइव कर जाएगी, राइट? तो लेट से अब 50 की जगह इसके इंडिविजुअल हो गया 500, और जिसकी वेरिएशन बहुत अच्छे से मॉडिफाई नहीं थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गई, राइट? लेट से इसके मुश्किल से 10 इंडिविजुअल बचे, राइट? अब जो सरवाइव कर रही है वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी, है ना? तो जो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगी तो आने वाली जनरेशन की को भी तो वो बीक मॉडिफाई देगी। मॉडिफाई होने का जो इसकी बीक की मॉडिफिकेशन का जो जीन है वो आगे वाली जनरेशन में चलता चला जाएगा। वो इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ आई? मैम बताइए क्या समझ आई, कोई बताना, ऐसे बिलीव नहीं होता मुझे। बताओ, कोई बताओ क्या समझ आया। मेल्थस अभी तक क्या बोल रहे हैं? जो तुमको समझ आया, कोई बात नहीं, गलत भी आया तो इतनी सारी थ्योरी है, किसी को भी भूल सकता है, ट्रैक छूट सकता है, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोलो क्या समझ आया। अगर मैम लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज जो है प्रोड्यूस होंगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उनको मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस के लिए, फिर उनमें वेरिएशंस आएंगी। फिर तो उनमें वेरिएशन आ गई, अब फिर क्या होगा? और कोई मैम सबसे कंटिन्यू पहले कर दो। किसी स्पीशी के पास हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होगी बट उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तो फिर वो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा।
स्ट्रगल होगा तो इनहेरिटेड करेंगे वो वेरिएशंस को, उसके बाद पहले आ गया वेरिएशन आएगा फिर इनहेरिटेंस होगा ना। मैम इनहेरिटेड वेरिएशन, हाँ फिर उसके बाद डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन होगा, और जैसे होगा तो एनवायरमेंटल चेंज प्लस नेचुरल सिलेक्शन गिव राइज टू इवोल्यूशन। तुम्हारे I'm पीछे sorry, वाले I'm बच्चे really sorry. को आंसर देना है। मैम मेरे भाई भाभी अब चले जा रहे, मेरा नेफ्यू मेरे पास ही आज ना तंग करके रखा हुआ इसने। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। तो वेरिएशन आ गई ना, तो उन्होंने कहा जिसके पास वेरिएशन आ गई है, तो जो वेरिएशन अच्छी वाली है ना वो उसके साथ सरवाइव करके बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस कर देगा। जो वेरिएशन कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं है वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, राइट। तो अब जो सरवाइव कर रहे हैं, उसके बाद इसमें डार्विन ने अपनी बात ऐड कर दी। डार्विन ने कहा, अब यहाँ से डार्विन कह रहे हैं, द इंडिविजुअल विद बेनिफिशियल वेरिएशंस, याद रखना, द इंडिविजुअल विद बेनिफिशियल वेरिएशन विल सर्वाइव मोर इन द नेचर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। टर्म किसने दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेकिन एक्सप्लेन किसने इसको अच्छे से किया था? डार्विन ने। तो ये बना नीट का क्वेश्चन, लिखो इसे कि टर्म किसने दी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? हर्बर्ट स्पेंसर ने। लेकिन एक्सप्लेन किसने अच्छे से कर दिया? डार्विन ने। तो कंफ्यूज मत हो ना, डार्विन ने टर्म नहीं दी है। गॉट इट? यो मैम। और जब मैं बोल रही हूँ ना फिटेस्ट, तो डार्विन ना किसी चीज की बात नहीं कर रहा, कोई हेल्दी कितना है या कुछ है, वो सिंपली बोल रहा है कैपेबल ऑफ सेक्स, कैपेबल ऑफ सेक्स एंड प्रोड्यूस बेबी। लिख लो कहीं पे। वो कह रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा। फिटेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ऐसी वेरिएशन आई है कि वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है और बच्चे प्रोड्यूस करता है, वो होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। तो जब भी तुम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सोचोगे, फिटेस्ट से हमेशा याद रखना सेक्सुअली वो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो डार्विन ने कहा जिसके अंदर ऐसी वेरिएशन आई है ना जो उसको सर्वाइव करने में मदद कर रही है, वो बच्चे प्रोड्यूस करेगा, उसको हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है। सो फिटेस्ट विल फॉर्म मोर बेबीज एंड दीज जीन्स विल स्प्रेड इन नेचर। जो भी अच्छा वाला जीन है वेरिएशन का, वो पूरे जनरेशन में फैल जाएगा। इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर बादलों के ऊपर भगवान जी बैठे से देख रहे हैं कि इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको मार दूंगा। अगर ऐसा है भी है तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा डार्विन कहता है ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन का पहली बात तो ये मतलब नहीं है कि नेचर आके कुछ कर रही है। वो सिंपली कह रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर ये ऑर्गेनिज्म है, इसके जीन में ऐसी वेरिएशन आ जाना बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ध्यान से सुनना, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके जीन में ऐसे चेंजेस आ जाना बिकॉज ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट कि अब ये सर्वाइव कर सकता है। चाहे एनवायरनमेंट जितना मर्जी गर्म ठंडा टूटा फूटा हो रहा है, ये सर्वाइव कर पा रहा है। सर्वाइव करने का मतलब है ये बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है। अगर ये बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है तो इसके जैसे ही मॉडिफाइड बच्चों की जनरेशन बन जाएगी और यही स्पीशी अब सर्वाइव करेगी। इसको हम कहेंगे नेचुरल सिलेक्शन, कि नेचर ने अलाउ कर दिया है इस ऑर्गेनिज्म को कि तू जी ले, ठीक है, इसकी सिमरन तू जी ले, यहाँ पर तेरा ही है सारा एरिया, बाकियों को मार दिया, मरने दिया। समझ आई नेचुरल सिलेक्शन का मतलब? यो मैम। पक्का? अच्छा लिख लो फिर यार, अगर समझ आ गया तो। यहाँ से डार्विन की बात है, पीछे मेल्थस की। मैम इसे पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ ठीक है। तो कल मैंने इस कप में सूप पिया था, अब इससे सूप की ही खुशबू आ रही है, पानी से भी सूप की खुशबू आ रही है। इट्स डिस्गस्टिंग। कभी कप पे सूप मत पीना, कप खराब हो जाता है। लिख लिया बेटी? मैम इससे पीछे वाली भी बताना। अच्छा स्टार्टिंग की लगा दो स्लाइड? नो मैम कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिख ये जादुई शक्ति है क्या तुम्हारे में? नहीं मैम स्क्रीनशॉट ले लिया। ये वाला हो गया? यो मैम। ये वाला ले लिया? ओके। तो ये थी कहानी किसकी? मेल्थस की। मेल्थस के काम ने उसको कैसे इंस्पायर किया था, अल्फ्रेड रसल वेलेस के काम ने कैसे इंस्पायर किया था। अल्फ्रेड रसल वेले ने स्टडी की थी मलाया आर्किपेलागी, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ पर स्टडी की थी? उन्होंने यहाँ पर स्टडी की थी, गैलापागोस आइलैंड नहीं गए थे वो यहाँ गए थे। और उनका कंक्लूजन भी ऑलमोस्ट डार्विन जैसा था, लेकिन इसको डिटेल में एनसीईआरटी भी स्टडी नहीं करता है, इसलिए हमें डिटेल में नहीं जाना, ठीक है।
तो जो डार्विन थे उन्होंने अपना वर्क इनके साथ अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, ठीक है। तो इन दोनों साइंटिस्ट के काम से वो इंस्पायर्ड थे, गॉट इट। तो ये इन्होंने स्टडी कहाँ की थी ना, इसके ऊपर पहले आता था नीट का क्वेश्चन, अब तो वैसे नहीं आता, पर तुम फिर भी नोट कर लो, पता चला नीट वाले कहे और बहुत पुराने वाले क्वेश्चन डालेंगे, यू नेवर नो। ओके, डन। डन मैम। यो ओके, मैम अब क्या होगा? मैम एक बार फिर से बता दो मैम, सिग्नल ही चला गया था। हे भगवान बेटा, आज तेरे को जिराफ के एग्जांपल से समझाती हूँ। तो डार्विन का जो व्यू पॉइंट था, उसने कहा अच्छा लिमाक की थ्योरी को मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। देखो, उसने कहा लिमाक ने क्या कहा था कि एक ही जिराफ था, उसी जिराफ ने अपने नेक को ऐसे एक्सटेंड करता रहा और धीरे धीरे लंबी नेक वाले जिराफ पैदा हो गए। डार्विन ने कहा ऐसा नहीं था, एक्चुअली वहां पर छोटी नेक वाला जिराफ भी था और बड़ी नेक वाला भी जिराफ था, ठीक है। छोटी नेक वाले ने घास खाई, बड़ी नेक वाले ने भी घास खा ली। फिर जब घास खत्म होने स्टार्ट होगी तो बड़ी नेक वाला तो पेड़ों की घास भी खा सकता था, लेकिन छोटी वाला खा नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, अल्टीमेटली छोटी वाला जो है वो मर गया, डेड। अब पॉपुलेशन में पहले के लेट से 50 ऐसे जिराफ थे जिनकी छोटी गर्दन थी, 50 ऐसे थे जिनकी बड़ी गर्दन थी। लेकिन टाइम के साथ क्या देखा गया, छोटी गर्दन वाले मर गए, लेट से 5 ही बचे। लेकिन बड़ी गर्दन वाला जो एक कैरेक्टर है, ये वाले जिराफ ज्यादा बच गए ना। तो अगर 50 जिराफ बचे हुए तो इन्होंने किया होगा आराम से, उनके पास खाना था, जगह थी, तो ये हो गए होंगे 500 के करीब। तो धीरे धीरे देखा गया कि जो छोटी नेक वाले थे ये वेरिएशन किसी काम की नहीं थी, ये वाले मरते चले गए। और ये जो अच्छी वाली वेरिएशन है ना, बड़ी नेक वाली, ये आगे आगे जनरेशन में पास ऑन होती रही। तो अब हमें सिर्फ बड़ी नेक वाले जिराफ मिलते हैं। तो डार्विन ने कहा कि नेचर ने बड़ी नेक वाले जिराफ को सिलेक्ट करा है, तो यहाँ पर हो गई नेचुरल सिलेक्शन। तो उसने कहा सिर्फ बड़ी नेक वाले जिराफ नहीं होते थे, छोटी बड़ी दोनों होते थे, बस बड़ी नेक वालों को नेचर ने सिलेक्ट कर लिया क्योंकि वो जी सकते थे, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते थे क्योंकि उनके पास खाना था। छोटे वाले मर गए। समझ आई? यस मैम। जब भी मैं पढ़ा, मुझे कभी नहीं लगता किसी को कुछ समझ आया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन इवोल्यूशन इन लिटिल लिटिल लेक्चर्स। इसके लिए बहुत बड़े सेमिनार होने चाहिए, एक एक महीने के, तब इवोल्यूशन समझाई जा सकती है, मुझे ऐसा लगता है। छोटे लेक्चर में समझाना बहुत मुश्किल होता है एज ए टीचर, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं समझ आया। तो अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दो यार, मैं किसी और नहीं तरीके से मैम, बताऊं। समझ आ गया। पक्का? आगे चलो। ये लेकिन जो भी बोलो, ये मरा हुआ जिराफ लग बहुत क्यूट रहा है। हुई, मर गया। चल, अब जो नेचुरल सिलेक्शन होती है ना, जो नेचर सिलेक्ट करती है, वो भी 3 टाइप की होती है। देखो इसके टाइप्स पे क्वेश्चन आ सकता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्रप्टिव। इसके टाइप पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। लिखा ये? लिख रहे हैं मैम। लिख ले, कोई बात नहीं। मैंने कौन सा पकड़ा तेरा हाथ? मीनाक्षी तुम हो कि चली गई? चली गई। ताशी, ताशी आज कुछ बोलोगी? नहीं, नहीं बोलेगी। डन मैम। ओके, डन चलो मैम। बहुत कोशिश करेंगे। बेटा 3 पेजेस छोड़ दो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अभी खत्म नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, तो इसके लिए 3 पेजेस छोड़ दो, ओके। ये मैं तुमको कल की क्लास में समझाऊंगी, गॉट इट? या मैम। ठीक है, 3 पेजेस छोड़ देने आज, ईमानदारी से। चलो अब पीछे जाओ, जो थ्योरीज वाला मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बनाया था। अच्छा, यह बनाया नहीं है, बहुत बढ़िया। आओ यह बना देते हैं। तो हमने आज करनी है थ्योरी ना, तो देखो कहाँ गया, ये रहा। सो देखो थ्योरीज के अंदर सबसे पहले कौन सी थ्योरी करी हमने, बताओ? बोलो बोलो बोलो। सबसे पहले डार्विन करी, बताऊं तुझे? लेमार्क थ्योरी। हाँ, लेमार्किज्म, राइट। जब बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाए ना तो एक बार पीछे जाके देख लेना चाहिए चैप्टर जहाँ का रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने कौन पढ़ा? चार्ल्स डार्विन। डार्विन को पढ़ा है ना। डार्विन के साथ हमने 2 कौन से साइंटिस्ट का जिक्र किया? थॉमस मैल्थस, अल्फ्रेड Wallace. वेलिस, मैल्थस एंड वेलिस, राइट।
ये कभी कभार ऐसे नाम से आते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हुगो दी वेराइस। ठीक है, इट जस्ट लाइक फ्रेंच फ्राइज। हुगो दी वेराइस वो थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था म्यूटेशन का। अभी तक किसी ने भी म्यूटेशन की बात नहीं करी ना, इन्होंने म्यूटेशन की बात की थी पहली बार। ओके चले यो मैम। ओके आओ फिर। हुगो दी वेराइस ये थे, उन्होंने कहा तुम सब पागल हो। ठीक है, क्योंकि लिटरली ये बिलीव नहीं करते नेचुरल सिलेक्शन है, कहते होती नहीं है। अगर ये मान जाते ना तो शायद डार्विन और हुगो दी वेराइस के कंपटीशन का कोई ना होता, पर इन्होंने मना कर दिया। कहते मैं नहीं मानता नेचुरल सिलेक्शन कुछ है, कहते सिर्फ म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है एवोल्यूशन के लिए। तो इनकी थ्योरी को हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। तो ये क्वेश्चन 8 में आता है कि म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, तो ये दी थी हुगो दी वेराइस ने। तो ये लिख लो, ये नीट का क्वेश्चन बनता है 3-4 मार्क का। ओके डन डन मैम। यो मैम। किसका लेक्चर आज? मैम केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। ओके अब इसके पॉइंट जो तुमको पता होने चाहिए, पहला थ्योरी कब दी थी 1901 में, और दूसरा इन्होंने काम किसके ऊपर किया था, किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर? डार्विन ने काम किया था हमारा डार्विन फिंचेस के ऊपर। ठीक है, लिमार्क के काम के बारे में हम जिक्र नहीं करते। और हुगो दी वेराइस ने काम किया था एक प्लांट के ऊपर जिसका नाम है ओइनोथेरा लिमार्कियाना। देखो लिमार्किज्म और लिमार्कियाना दो अलग चीजें हैं। लिमार्किज्म थ्योरी का नाम था लिमार्क की, और लिमार्कियाना इस फूल का नाम है जिसके ऊपर हुगो दी वेराइस ने काम करा है। ठीक है, ये येलो कलर का फूल। तो कंफ्यूज मत होना, इस पे क्वेश्चन आता है कि हुगो दी वेराइस ने किसके ऊपर अपना वर्क किया था, इसके ऊपर। लिख लिया? यस मैम। यो मैम। इनके पोस्टुलेट क्या थे? देखो बात इनकी भी सही थी, इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से भी होता है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम पता है क्या थी? ये कह रहे थे सिर्फ म्यूटेशन की वजह से होता है। अब हम ये कैसे मान ले, नेचुरल सिलेक्शन भी तो हो रहा है ना, मेरे अंदर भी म्यूटेशन हो, मतलब मेरे अंदर भी धीरे 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 वेरिएशन आ रही है, तुम सबके अंदर भी आ रही है, तो ह्यूमन इवॉल्व हो रहे हैं। ये नहीं मानते थे, कहते एक दिन में एकदम से म्यूटेशन होती है और नई स्पीशी आ जाती है, ये मानते थे। ऐसा भी होता है लेकिन ऐसा ही नहीं होता। ठीक है, तो इनके पोस्टुलेट्स क्या थे? इन्होंने कहा सडन चेंज अकर इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन स्पीशी। एक स्पीशी के जेनेटिक मटेरियल में सडनली चेंज आ गया। तो किस वर्ड पे हमने ध्यान देना है यहाँ पर? सडन चेंज। ठीक है, इसको अंडरलाइन करना है कि सडन चेंज आया स्पीशी के अंदर। दीज सडन चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। उन्होंने कहा ये जो सडन चेंज आता है ना, इसको म्यूटेशन कहते हैं। सही बोल रहे हैं वो, गलत नहीं बोल रहे। सडनली ऐसे ही होता है, ये क्रोमोसोम है, सडनली इसके ऊपर कोई चेंज आ गया, यूवी लाइट पड़ गई और हमने देखा कि इस क्रोमोसोम का ये वाला जो जीन है ना, अब ये अलग सा दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा ये म्यूटेशन है। ओनली म्यूटेशन लीड्स टू स्पीशिएशन। बस यहाँ पर दिक्कत हो गई। इन्होंने कहा कि सिर्फ म्यूटेशन है जो नई स्पीशी बनाती है। डार्विन फिंचेस सिर्फ म्यूटेशन की वजह से बन सकते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं होता। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये दीज चेंजेस आर रैंडम। उन्होंने कहा ये चेंजेस रैंडम है, म्यूटेशन रैंडम है। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के उसके अंदर म्यूटेशन हुई है, सडनली रैंडमली हो गई, विच इज ट्रू। म्यूटेशन रैंडमली हो जाती है। और ये डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब चलो इसको रुक जाओ, अभी ये अभी ऐसे लिख लेना। उन्होंने कहा ये रैंडमली एकदम से चेंज हो गया सडनली किसी के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक टर्म दी सॉल्टेशन। ये आता है नीट में क्वेश्चन। ठीक है, अब सॉल्टेशन से किसी को न्यूरॉन के अंदर ये वर्ड याद है? सॉल्टेटरी कंडक्शन। किसी को याद है ह्यूमन न्यूरॉन में सॉल्टेटरी कंडक्शन? नो मैम। अरे वाह, वेरी गुड, नजर न लगे तुझको। ह्यूमन फिजियोलॉजी खराब है तुम्हारी। अरे वाह, शाबाश। वहां पे एक टर्म आता है सॉल्टेशन। तो मैं ये कहने वाली थी कि वहां से यहाँ कंफ्यूज नहीं करना, लेकिन जब तुमको पता ही नहीं है तो तुम कंफ्यूज कैसे करोगे? ये तो बहुत अच्छी बात होगी। चलो यहीं पे सुनो, तुम यही वाली सुनना, उसको भूल जाओ। सॉल्टेशन का मतलब क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। मतलब कि ये क्रोमोसोम पड़ा था, ठीक है, सडनली इसके ऊपर क्या हुआ? ऐसे बिजली गिर गई, था यूवी रेज गिर गई उसके ऊपर। यूवी रेज गिरी तो क्या हुआ? ये जो क्रोमोसोम है ये बदल गया। ठीक है, इसके जीन ही बदल गए। लेट्स से ऐसे बना देता हूँ, ये पूरा बदल गया। जब ये पूरा बदल गया तो अब जो स्पीशी मिल रही है ना, लेट्स से यहाँ पर कोई फ्रॉक था ए, अब यहाँ पर तुम्हें दूसरे टाइप की स्पीशी फ्रॉक की दिखाई लगती, पूरी तुमने स्पीशी बदल दी है। तो उन्होंने कहा सडनली म्यूटेशन हुई और उस म्यूटेशन से अगले दिन एकदम नई स्पीशी पैदा हो गई। तो इसको हम कहते हैं सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन दैट लीड्स टू स्पीशिएशन। उन्होंने कहा ऐसे बनती है नई स्पीशी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि धीरे धीरे एनवायरनमेंट चेंज हुआ, वेरिएशन आई, फिर नेचर ने सिलेक्ट करा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, जीन्स फैल गए, कह रहे सब बकवास है।
एक दिन म्यूटेशन होगी और नई स्पीशी बन जाएगी, उसको मैं कहूंगा सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ये थी उनकी स्टोरी और ये थी उनकी थ्योरी। समझ आई बात? मैम। मैम ये ये के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ नहीं, रिस्पॉन्सिबल है मींस ओनली वर्ड गलत था यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। अगर वो लिख देते ना म्यूटेशन लीड्स टू स्पीशिएशन, दैट वाज फाइन। उन्होंने कह दिया ओनली कि सिर्फ ये लीड करती है, तो ये तो गलत हो गया ना। हमें तो डार्विन भी पसंद ही थे, राइट। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। म्यूटेशन पे इन्होंने जोर डाला और उस टाइम पे जीन की कोई खास नॉलेज नहीं थी, तो ये बहुत बड़ी बात थी कि किसी इंसान ने म्यूटेशन की बात कर ली जबकि जीन्स के बारे में पता नहीं है अभी तक। तो बहुत बड़े जीनियस थे ये भी अपने टाइम के, ठीक है। पॉइंट लिख लिए? ये सारे बहुत बड़े जीनियस थे, इवन लिमार्क भी, क्योंकि ना तो जीन के बारे में नॉलेज, ना क्रोमोसोम के बारे में नॉलेज। अभी मेंडल का वक्त तो लोगों ने ध्यान दिया ही नहीं था, फिर भी उसके बाद भी उन्होंने इतने बड़ी रिसर्च की। ये हुगो दे वेरिस थे जिन्होंने मेंडल का वर्क, पहले इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, उसके बाद इनको मेंडल का वर्क पता चला, फिर उन्होंने मेंडल के सारे रिसर्च पेपर रीड करे और अपने वर्क को मॉडिफाई करके दोबारा पब्लिश किया था और मेंडल को क्रेडिट भी दिया था। डार्विन, हम मानते हैं कि डार्विन ने कभी मेंडल का वर्क नहीं पढ़ा, क्योंकि कहीं पे जिक्र नहीं है कि उन्होंने मेंडल का वर्क पढ़ा है या उसको कभी क्रेडिट दिया है। तो इसलिए वी डोंट बिलीव कि डार्विन को पता था मेंडल एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हुगो दे वेरिस को डेफिनेटली पता था मेंडल एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके वर्क को क्रेडिट दिया था, ठीक है। तो ये सारे के सारे बहुत बड़े जीनियस थे, इसलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एनकॉन्स शीप। ये वो वाली शीप है जिसकी छोटी छोटी टांगे होती है, देख रहे हो, छोटी लेग्स। तो उन्होंने कहा ये नेचर में कैसे बनी है, ये म्यूटेशन की वजह से बनी है। शीप तो नॉर्मल थी, फिर किसी शीप के जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन हो गई और सडनली जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो छोटी टांगों वाली आई है। म्यूटेशन की वजह से ये होता भी है, इसका आगे और भी कॉन्सेप्ट है। तो अब तो हम इसका हाइब्रिड भी बनाते हैं। अच्छा, बता सकते हो कि अगर शीप की टांगे छोटी है तो इसका कोई ह्यूमन को फायदा है? हाँ ना नहीं, कुछ तो बोल लो। मैम वूल इकट्ठा करने में। ऊन इकट्ठा करने का या टांगों से क्या रिलेशनशिप है? वो भी बड़ी पागल है। मैम भागेगी नहीं जल्दी। भागेगी नहीं, हाँ, है ना। पहले फेंसिस से कूद जाती थी, अब देखो टांगे छोटू छोटू सी है, फेंसिस बड़े हैं इनके लिए, अब कूद के दिखाए। तो इसलिए हम लोग जो ह्यूमन है वो छोटी टांगों वाली शिप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो भागते नहीं है तो उसको मेंटेन करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन ये म्यूटेशन नेचर में अपने आप आई। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे हेयरलेस कैट होती है, उनके अंदर कोई म्यूटेशन होगी, बिल्ली के अंदर बेचारी बिना हेयर के पैदा होने लगी। अब इसका कोई फायदा थोड़ी है, नेचुरल सिलेक्शन में देखा जाए तो बिना बालों की बिल्ली को उल्टा ज्यादा खतरा है, उसकी स्किन के ऊपर कुछ भी चीजें डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, लेकिन नेचर में ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये बिल्ली की नई स्पीशी बनी, क्यों? क्योंकि म्यूटेशन हुआ है इसके अंदर। तो उन्होंने कहा स्पीसिएशन म्यूटेशन की वजह से होती है सिर्फ। समझ आई बात? अब एक चीज याद रखना कि जो म्यूटेशन होती है वो यूजफुल भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है। जीन्स के अंदर ऐसी म्यूटेशन हो जाना जिससे किसी का सर्वाइवल बढ़ता है, उसको हम यूजफुल कहेंगे। जीन्स के अंदर ऐसी म्यूटेशन होना है जिससे बीमारियां पैदा हो जाएगी, जैसे कैंसर, उसको हम हार्मफुल कहेंगे। और जीन के अंदर ऐसी म्यूटेशन होना है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि जेनेटिक मटेरियल में तुमको याद है इंट्रॉन्स होते थे, फिर एक्सॉन्स होते थे, है ना। बेटा कोई म्यूटेशन इंट्रॉन्स में हो जाए, अरे अगर ये इंट्रॉन्स में हो भी गया और मेरे बच्चों में चली भी गई तो हमें क्या फर्क पड़ता है, इंट्रॉन्स ने तो एक्सप्रेस ही नहीं होना है। तो ये न्यूट्रल म्यूटेशंस होती है, ठीक है। तो म्यूटेशन 3 डिफरेंट टाइप की हो सकती है। गॉट इट? या मैम। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। पक्का? बहुत सारा बोल दिया आज मैंने, पक्का कोई डाउट नहीं? नो मैम। ठीक है, 3 टाइप की डार्विन वाली तो मैं तुमको बाद में समझाऊंगी। अच्छा ओके, तो रिवाइज कर ले एक बार। मैम। अच्छा मैम। मुझे कोई बता दो यार, ये लिमार्क कौन थे और क्या कहना चाहते थे? कोई भी बता दो, जो बहुत बहादुर बच्चा है हमारा। यूज एंड डिसयूज की थ्योरी दी थी इनने। क्या कह रहे थे उसमें ये? हम जिस ऑर्गन का हम इस्तेमाल करेंगे वो जल्दी से ग्रो कर जाएगा और नेक्स्ट जो जनरेशन होंगे उसमें चला जाएगा। अच्छा, तो फिर इनकी थ्योरी गलत कैसे होगी? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से। क्या मतलब है उस बात का? ये तो रट्टा था तेरा, मतलब बता।
यहाँ तो बच गई है ना। मतलब करेक्टर, क्योंकि करेक्टर जो है मतलब नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैम उन्होंने जो कहा कि जो भी ऑर्गन हम यूज करेंगे ना ज्यादा, वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा, पर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ जर्म सेल वाला जाएगा। इसको गलत किसने साबित किया था? बड़े डार्विनिज्म। वाइज थे वो। अच्छा। अरे अगस्त अगस्त में पैदा हुए थे, बड़े वाइज से थे। ऑगस्ट विजमैन। ऑगस्ट विजमैन ने चूहे वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, उन्होंने चूहे की टेल काट दी। कहते हर बार तो चूहे टेल वाले पैदा हो रहे हैं, तो गलत बोल रहे हैं लिमाक। उसके बाद कौन आए थे? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। मुझे बताओ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने टर्म दी थी ये? हर्बर्ट स्पेंसर। हाँ बेटा, नीट के क्वेश्चन खा नहीं जाने हैं, इजी से आएंगे क्वेश्चन। ओके गुड। और चार्ल्स डार्विन किसके वर्क से इंस्पायर्ड थे? साइंटिस्ट का नाम क्या है दोनों का? माल्थस एंड अल्फ्रेड वेलिस। हाँ, माल्थस एंड वेलिस। गुड। यहाँ से आने हैं क्वेश्चन। जो कहानी हमने सुनी वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम को अंडरस्टैंडिंग से कुछ खासा